नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जो डबल चक्रव्यूह बनाया है, आज उस डबल चक्रव्यूह के बारे में आपको बताऊंगा। जातिगत जनगणना के पीछे पीएम मोदी को घेरने का सीक्रेट प्लान क्या है, आज उसकी एक एक जानकारी आपको दूंगा। 2013 जैसी बड़ी भीड़, फिर वही रामलीला मैदान 2024 में क्या नरेंद्र मोदी ओपीएस लेकर आएंगे? और यदि ओल्ड पेंशन नहीं लाएंगे तो क्या 2024 जीतकर भी नहीं आ पाएंगे? आज इसके बारे में बात होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम पर कंप्लीट चैप्टर लेकर आया हूं, क्योंकि इस देश में फिर से पुरानी पेंशन लाने का एक नया हंगामा शुरू हो गया है। इसके अलावा आजम खान पर वो खुलासा जिसे देखकर आपको बड़ा शौक लगेगा। अखिलेश के विधायकों से आजम खान का वसूली कांड, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और आपको दिखाऊंगा वो मस्जिद जहां मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो वोट मोदी को ही देगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके बारे में बात बताऊंगा। अमेरिका में आई उस मुसीबत का चैप्टर भी है जिसमें सब बहा जा रहा है। और आखिर में हमारा स्पेशल किस्सा अनसुना। पीएम दफ्तर के बाहर नए कुर्ते पजामे में नीतीश और लालू क्यों घूमे थे, आज इसका इतिहास भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। आबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जिन पर पत्थरों और लाठियों से हमला हुआ। यह टीम उस इलाके में छापा मारने गई थी जहां बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही। जैसे ही उन लोगों को पुलिस के आने की खबर मिली, उन्होंने पत्थर से हमला कर दिया। पूरी घटना को आबकारी विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। असल में जब जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा तो मस्जिद की छत से कुछ लोगों ने पथराव किया। शुरुआत में कुछ लोग मस्जिद की छत पर पहले से इकट्ठा किए गए पत्थरों को फेंकते नजर आए। इसके बाद पत्थरबाजों की संख्या बढ़ती चली गई। अचानक हुई पत्थरबाजी के बाद जुलूस में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के बीच लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हालांकि कुछ ही देर बाद जुलूस वापस लौटा और मस्जिद के सामने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हैदराबाद में जय श्री राम के नारे लगाने पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके का है। मिलाद उन नबी जुलूस में नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए। काफी देर तक दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही, लेकिन पुलिस ने जय श्री राम के नारे लगाने वाले 6 हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पहली क्लास और इसमें उस डबल चक्रव्यूह के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसे इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए बनाया है। जातिगत जनगणना के पीछे पीएम मोदी को घेरने का सीक्रेट प्लान क्या है, और यह सीक्रेट प्लान भी कैसे नरेंद्र मोदी के सामने फेल हो जाएगा, सबसे पहले इसी का चैप्टर। जिस देश में जात पात के बिना कोई राजनीति नहीं होती थी, उस देश में जात पात की राजनीति को अगर किसी ने पिछले 9-10 साल में बैकफुट पर फेंक दिया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि विपक्ष जाति की जब गिनती कर रहा था तो नरेंद्र मोदी गिनती कर रहे थे कि देश में कितने सिलेंडर दे दिए लोगों, कितने शौचालय दिए, कितने घर बनवाए, कितने बैंक अकाउंट खुलवाए। यानी विपक्ष जातियां गिन रहा था, नरेंद्र मोदी लाभार्थी गिन रहे थे। बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे कि किसको कितना मिल गया, यह देखा जाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसी जात पात की राजनीति को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और 2024 के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल चक्रव्यूह, क्योंकि विपक्ष ने अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब कुछ ट्राई करके देख लिया। इधर से निकालते हैं, ये कार्ड चला फेल, ये निकाले, ये चले फेल, सब फेल हो रहा है नरेंद्र मोदी के सामने। और विपक्ष को लग गया कि ब्रांड मोदी इतना मजबूत है कि भाई ऐसे तो कमजोर नहीं होगा, मुश्किल है ये। इसलिए अब विपक्ष 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 मुद्दे फिर से ट्राई कर रहा है। ये मुद्दे नए नहीं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि इन मुद्दों से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सकती, और इन्हीं मुद्दों के जरिए डबल चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। एक है जातिगत जनगणना का मुद्दा और दूसरा है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। इसमें पहले मुद्दे का चक्रव्यूह उस बिहार में बनाया गया जहां नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार है। आज बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए।
यह ठीक उस समय हुआ जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विपक्ष माहौल बना रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन कल हुआ था। यानी अगर आप देखें तो एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के वर्ग को नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है और जातिगत जनगणना के आंकड़े से अगड़ा पिछड़ा वाली सियासी टकराव को न्योता दिया जा रहा है। यह नई चुनावी स्ट्रेटजी साफ साफ दिख रही है। लेकिन सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ उस खेल को समझिए जो खेल बिहार से शुरू किया गया और इसका जरिया बनाया गया है जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों। जातिगत जनगणना का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। हमने आपको एक हफ्ते पहले बताया भी था कि कैसे कांग्रेस भी जातिगत जनगणना करवाई लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं रख पाई और ऊपर से उसमें 5,000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ सो अलग, और उसमें कितनी कमियां थी। अब बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवा दी और इसमें अलग अलग जातियों की आबादी और उनकी आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करवाई। आज बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा कि आंकड़े 2024 की राजनीति की पिक्चर बदल देंगे। विपक्ष क्यों ऐसा मान रहा है कि यह आंकड़े 2024 में नरेंद्र मोदी के सीटों के आंकड़े को खींच लेगा नीचे की तरफ? विपक्ष का प्लान क्या है यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि बिहार में जातिगत जनगणना के क्या आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की आबादी 13 करोड़ है और इसमें हिंदू जो हैं वो 10 करोड़ 71 लाख है यानी 81%। मुसलमान 2 करोड़ 31 लाख हैं 17%। ईसाई जो हैं वो 75,238 हैं यानी 0.0576%, यानी 1%, आधे परसेंट से भी कम भाई। और सिख जो हैं वो 14,753 यानी 0.0113%, यानी 0.1% से भी कम। बौद्ध का भी यही हाल है, 1,11,000 बौद्ध हैं, जैन 12,523 हैं, अन्य धर्म 1.66 लाख यानी 1,66,000 जिनकी संख्या 1.12% के करीब, और 2,146 लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि आंकड़े आगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, असली खेल उन नंबर्स का है जिन नंबर्स को लेकर इतने दिनों से राजनीति हो रही है, और यह नंबर है ओबीसी आबादी का। बिहार में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे कि खेल क्या है, इतना सिंपल पॉलिटिक्स होगी बॉस कि सामने रख दिए, हो गया इतना हिंदू इतना मुसलमान। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई उस हिसाब से अगर आप जाइएगा तो बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि जो पिछड़े हैं बिहार के अंदर, उन पिछड़ों की संख्या जो है वो करीब करीब 27.12%, और जो अति पिछड़े हैं मतलब बहुत पिछड़े, उनकी संख्या जो है वो करीब करीब 36.01%। यानी अगर कुल ओबीसी आप मिलाइएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो इनकी संख्या बैठती है 63.13%। यानी बिहार में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 63 जो है वो ओबीसी में आते हैं। इसके बाद आंकड़ा आता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। इसके मुताबिक, इस जातिगत जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति, उनकी संख्या 19.6%, और जो अनुसूचित जनजाति है शेड्यूल ट्राइब, उनकी संख्या 1.68%। यह है बिहार की स्थिति जो आज जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ। यानी एससी एसटी को अगर आप मिला दीजिएगा तो यह एससी एसटी का आंकड़ा बैठता है करीब 21.33%। यानी बिहार में 21% एससी एसटी हैं और 63% जो है वो ओबीसी हैं। और जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी में आता है, सामान्य वर्ग, उनका आंकड़ा दिया गया है वो करीब 15.5%, 15.5%। 15.5% सामान्य वर्ग हो गया, 63% आपका ओबीसी हो, और एससी एसटी 21.33%। ये बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन इसमें खेल क्या है, इसमें कहानी क्या है? देखिए, ये जो आंकड़े जारी किए गए उनमें यह भी बताया गया कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में
यादव जो हैं वो करीब 14% है, राजपूत 3% है, भूमिहार जो हैं वो 3% भी नहीं है, 2.89%, ब्राह्मण 3.65%, कुशवाहा कोयरी जो हैं वो 4.2% हैं, कुर्मी जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं वो 2.8% है, तेली 2.8% है, इसके अलावा दुसाद, धारी, धरही ये करीब 5% के आसपास हैं, धानुक 2% है, धुनिया जो कि मुस्लिम होते हैं वो 1.42% है, मल्ला 2.6% और शेख जो हैं वो 3.8%। ऐसा नहीं है कि आबादी के हिसाब से जो नंबर आए हैं वो नंबर कोई हैरान करने वाले, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी बताई गई है मोटे तौर पर यही अनुमान लगाया जाता रहा। जैसे बिहार में 12 से 14% यादव हैं, ये कहा जाता रहा, वही आंकड़े में भी निकला। फिर सवाल यह है कि इसे लेकर इतना पैसा क्यों खर्च किए, इतना समय क्यों इन्वेस्ट किया गया, इतनी एनर्जी क्यों लगाए, इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है नंबर्स को गिनने और जारी करने की राजनीति। क्योंकि इसमें अगर राजनीति का खेल देखेंगे तो जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष में यह नारा लगाया जाता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जितना ज्यादा आपकी संख्या है उतना आपको हिस्सा मिलना चाहिए। अभी तक जाति के जो आंकड़े थे वो अनौपचारिक थे, अनुमान थे। अब आधिकारिक तौर पर आंकड़े पर मुहर लग गई है। राजनीति का खेल यह है कि इन नंबर्स के सामने आने के बाद से पिछड़ों की राजनीति को हिस्सेदारी के नाम पर हवा दी जाएगी। इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति करने का जरिया बनाया जाएगा और यह अगड़े पिछड़े के टकराव को बढ़ा भी सकता है। अगड़े पिछड़े की राजनीति से हिंदू वोट बैंक को तोड़ने में मदद मिलेगी, जो नरेंद्र मोदी का मजबूत वोट बैंक है। इससे जातिगत आरक्षण की एक नई लड़ाई भी शुरू हो सकती है, जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती की तरह होती है। जैसे महिला आरक्षण 27 साल से इसीलिए लटका था क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण की अलग से मांग हो रही है। अब इन नंबर्स के आने के बाद आगे क्या होने वाला है, एक बार नीतीश कुमार को सुनिए कि उन्होंने किस तरह के संकेत दिए, फिर मैं तो समझाऊंगा। कुल मिलाकर के कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह, और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी। अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। और इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं कि आगे कदम उठाएं। वो कह रहे हैं देखिए SC/ST का पहले के मुकाबले संख्या बढ़ गया है, लेकिन जो नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो उसमें मामला दरअसल ये बैठाया जा रहा है। आप ये देखिए कि जो ओबीसीज हैं, अब उसके लिए कहा जाएगा कि भाई 63% तो ओबीसी हैं तो इनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। फिर SC/ST 22% हैं तो क्या इनकी हिस्सेदारी आप घटा देंगे? और सामान्य अगर 15.5% है तो ये कहीं नहीं बचेगा। इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार ने कह तो दिया हम इस पर बात करेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर ये लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस तरह की राजनीति ने लोगों को कैसे उलझा दिया है। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे बातें कही जा रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं बॉस कि अगर 2.8% आबादी वाली कुर्मी समाज से नीतीश कुमार 18 साल से सीएम है, तो क्या वो 14% आबादी वाले सबसे बड़े यादव समाज के तेजस्वी यादव के लिए अपनी कुर्सी खाली करेंगे? पब्लिक पूछ रही है भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यादवों की संख्या कुर्मियों से ज्यादा है, तो क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से आते हैं कुर्सी खाली कर देंगे? अगर किसी समुदाय की संख्या कम है, जैसे मान लीजिए कि दलित और आदिवासी की संख्या कम है, SC/ST की संख्या कम है, तो क्या संख्या वाले फॉर्मूले से उनका आरक्षण सरकार कम कर देगी? भाई SC/ST की संख्या अभी ओबीसी के मुकाबले कम है, SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी
उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो SC ST का आरक्षण आप घटाने जा रहे हैं क्या? यह पब्लिक पूछ रही है। अगर सब कुछ संख्या बल से तय होगा तो बिहार के 81% हिंदुओं को सब मिलना चाहिए क्या? फिर मुसलमान, सिख, ईसाई समुदाय का क्या होगा? जिसकी जितनी संख्या भारी, तो भाई हिंदुओं की संख्या भारी, 81% हिंदू है बिहार के अंदर, तो मुसलमान, सिख, ईसाई सब हवा खाने चले जाएंगे क्या? यही बातें पब्लिक पूछ रही है। इसीलिए जातिगत जनगणना को वो पिटारा कहा जाता है, जिसको खोलने के बाद समाज में क्या होगा ये लोग सोचे नहीं है नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर। अब नीतीश कुमार का कल को इस्तीफा मांगा जाने लगे कि भाई आपकी तो संख्या कम है, आप छोड़िए, जिसकी संख्या ज्यादा है उसके दीजिए, देंगे इस्तीफा? कल नीतीश कुमार एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें वो जातिगत जनगणना के पर चर्चा करेंगे और इसमें सभी दलों को बुलाया गया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आर्थिक स्थिति की भी रिपोर्ट जारी की जाएगी। बिहार में आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के संकेत भी खुद नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में जाति आधारित 50% आरक्षण की सीमा को भी तोड़ा जा सकता है? अभी बिहार में जो आरक्षण की स्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे बिहार में आरक्षण कितना मिलता है, बिहार में अगर आप आरक्षण देखेंगे यानी रिजर्वेशन, उसकी स्थिति क्या है भाई? तब तो डेटा नहीं आया था। शेड्यूल कास्ट के लिए यानी दलित के लिए 16% आरक्षण है, दलितों के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए है 1%। जो EBC हैं, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो है 18% है। OBC के लिए है 12% का आरक्षण, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं WBC, इनके लिए जो आरक्षण है वो करीब 3% है। और आर्थिक रूप से EWS जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 10% है। यानी अगर इस सब को मिला दीजिए तो ये ऑलरेडी 60% पे बैठ रहा है भाई, 60%। अब क्या इस आरक्षण को बढ़ाकर 60% से 70% या उससे ज्यादा करने की मांग की जा रही है ऑलरेडी? जैसे पड़ोसी राज्य झारखंड में कुल आरक्षण 77% कर दिया गया है, तो क्या आप 70%, 80% बिहार में आरक्षण करेंगे? क्या देश भर में 70-80% आरक्षण होगा क्या? और अगर 70%, 80% होगा तो OBCs को 12% क्यों मिलेगा? भाई आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर इनका 12% जो है वो बढ़ा के 25-30% होगा फिर। और क्या SC ST का घटाइएगा आप क्योंकि इनकी संख्या कम है? भैया नया बवाल खड़ा हो जाए जिस तरह की स्थिति ये लोग बना रहे हैं। पब्लिक परेशान हो रही है कि ये क्या है, इसका जवाब कहां मिलेगा? जातिगत जनगणना में राजनीति का असली खेल से दूर ये दावा किया जा रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये योजनाएं बनाने में मदद मिल सके। एक बार तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर मैं कितना मदद इन लोगों ने किसको क्या दी है वो भी बताऊंगा। सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। लेकिन आज जो लोग जातियों की गिनती बता रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ये जातियां तो पहले भी थी और यही लोग पिछले कई दशकों से बिहार में सत्ता में, तो इन्होंने उन जातियों के लिए क्या करके दिखा दिया भाई। क्योंकि आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आगे पीछे थोड़ा मिला जुला कर, कभी बीच में हटे आए। लालू परिवार का बिहार में 15 साल का राज रहा। लालू नीतीश के 33 साल के राज में बिहार की स्थिति क्या आपको पता है? इतनी इन लोगों को चिंता हो रही है कि भाई हम जाति गिनेंगे तो इनके लिए जो है हम सीधा स्वर्ग बना देंगे। बिहार में इन लोगों ने किया क्या जातियों के लिए, यह भी तो बताइए। 33 साल मिला के आप लोगों का राज रहा। पर कैपिटा इनकम देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बिहार जो है वो पूरे देश में सबसे नीचे प्रति व्यक्ति आय, पूरे देश में सबसे कम।
सालाना जो है बिहार में यह है 49,000 सालाना, और यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे कम है। महाराष्ट्र में कितना है? 2,42,000। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो है महाराष्ट्र में 2,42,000। दिल्ली में यही प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3,89,000 है। और कहां? बिहार 49,000। 50,000 नहीं पहुंचा पाए लोग, जाति गिनने निकले। गुजरात में 2,96,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय है। और देश का औसत जो है प्रति व्यक्ति आय का वो है 98,000 प्रति व्यक्ति आय है। यानी देश के जो प्रति व्यक्ति आय है उससे आधे पर बिहार अटका हुआ है। तो गिनती नहीं कर पाइएगा तो आमदनी नहीं बढ़ा पाइएगा। साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर जो है बिहार की अगर आप देखेंगे 61.8%। बिहार में ये लोग पढ़ा नहीं पाए। आरक्षण देके पढ़ाएंगे या जातिगत जनगणना कर लेंगे तो पढ़ा देंगे क्या? उसका इंतजार कर रहे थे क्या? केरल में यही आंकड़ा 94% का है बॉस। इतनी चिंता थी दलितों की, ओबीसीज की, तो पढ़ाते ना। देश का औसत कितना है साक्षरता का? 74%। वहां भी बिहार को उससे नीचे रखे हुए हैं और जाति गिनने चले। स्कूल में शिक्षा की क्वालिटी 2021 में बिहार की रैंकिंग थी 19th रैंक था। टॉप 10 में तो छोड़ दीजिए, टॉप 15 में नहीं है नीति आयोग की रिपोर्ट में। ऐसी स्कूलों की हालत है बिहार में। स्वास्थ्य में यह तो हो गया स्कूल का मामला। अब देखिए स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि देश भर में बिहार का आंकड़ा जो है वो 18वां रैंक है, 18th रैंक। बॉस 18वें रैंक पर स्वास्थ्य है और जातिगत जनगणना करने निकले। बिहार में 50% आबादी में से कोई ना कोई जो है वो पलायन कर रहा है। 50% परिवारों में कोई ना कोई मजबूर है पलायन करने को। हम लोग क्या यहां ऐसे हवा में आए हैं? हम भी बिहार से ना है जी। सब छोड़ छोड़ के यहां दिल्ली में आके और यूपी में आके नौकरी कर रहे हैं। मीडिया में पता कर लीजिए कितना बिहारी भरा हुआ है। या दिल्ली में आके देखिए कितना लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, कितना लोग पढ़ने के लिए दिल्ली में आता है बिहार से। सुशासन बाबू नाम रख लिए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करा लेंगे, सब हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच 93 लाख आबादी का पलायन हुआ है। कोरोना के दौरान बिहार के करीब हर जिले में 25,000 रिवर्स पलायन हुआ, यानी जो लोग पलायन करके चले गए थे वो लौटे थे। जब भी जाति आधारित जनगणना की बात होती है और यह कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसमें सीधा मतलब आरक्षण का होगा। अब बिहार की इस राजनीति का असर यह होगा कि सबसे पहले बिहार में ही आरक्षण को लेकर नया घमासान मचेगा और उस पर राजनीति होगी। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी दबाव बनेगा कि वो भी जातिगत जनगणना करवाएं। इसकी वजह से देश भर में आरक्षण को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो जाएगी जो नए टकराव की तरफ ले जा सकती है। यह बड़ा रिस्क है, लेकिन विपक्ष को शायद इससे मतलब नहीं है कि यह कितना बड़ा रिस्क है। वो तो इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहा है कि बॉस हम तो ले आए, खोल दिया पिटारा, अब देखो मोदी जी को फंसा दिए। जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उससे विपक्ष को लग रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अच्छा चक्रव्यूह बना लिया। क्योंकि आप राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। तो क्या राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में ओबीसी एससी एसटी को सारी सीटें उठा उठा कर दे देंगे? इसका जवाब है उनके पास। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय जातिगत जनगणना कराए। यूपीए 2 सरकार ने वास्तव में इस जनगणना के कार्य को पूरा कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे मोदी सरकार ने जारी नहीं किए। हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार ने कोर्ट में बताया था कि जो जातिगत जनगणना हुई थी यूपीए के जमाने में, उसमें 46 लाख जातियां निकल कर आई थी। देश का 5,000 करोड़ रुपया इन लोग डुबा दिए थे। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने कहा कि केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा
कि जातिगत जनगणना 85 से 15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी। जो सच में अधिकार देना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर घेरेंगे। एक बार सुनिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। आने वाली इंडिया की बैठक में इसको मुख्य एजेंडे के रूप में रखवाने का हम प्रयास करेंगे कि सारे देश में जातिगत जनगणना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। यद्यपि देर से लाया गया, एक अच्छा कदम था, लेकिन अब 2/3 जो समाज की गरीब आबादी है, पिछड़ी आबादी है, उसकी भी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी है। तीसरा है पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं, जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में दबे पड़े हैं, उनकी भी जनगणना के आंकड़े प्रकट होने चाहिए। और नंबर 4, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर अगला चुनाव होना चाहिए। और नया नारा है, जो इन वर्ग की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। कितने कमाल की बात है नहीं? जब हिंदू मुसलमान की बात होती है तब तो कहा जाता है जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है। कुछ लोग तो यह भी कह के चले गए कि भाई उनका देश के संसाधनों पर पहला हक है, यानी जिसकी संख्या कम है उसको सब दे दो। और जब जातियों में बांटने की बात आ गई तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये कर दो, ताकि हिंदू वोट जो है वो बढ़ सके। मुझे एक बात बताइए बॉस, ये नेता लोग, आप खुद सोचिएगा, क्या इस देश के नेता जो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करा दो, जातिगत जनगणना करा दो, उससे पता नहीं जैसे स्वर्ग उतर कर यहीं आ जाएगा भारत में, बहुत अच्छा बना दो स्वर्ग, लेकिन आज तक क्यों नहीं बनाए? आज तक SC ST OBC जो हैं उनको अच्छा अस्पताल क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। उनको अच्छा स्कूल क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। उनको इस काबिल क्यों नहीं बना पाए कि वो आरक्षण के भी बड़ी संख्या में जो है वो हर जगह अपना वर्चस्व फैला पाए? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। जिन राहुल गांधी को चिंता हो रही है कि किस पोस्ट पर कौन बैठा है, उन्होंने उस पोस्ट पर बैठने लायक सारी सुविधाएं इन समुदायों को क्यों नहीं दी? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। संख्या गिनना बहाना है बॉस, क्योंकि अगर नियत होती है तो कोई नरेंद्र मोदी आता है और कहता है कि शौचालय बांटो ना यार, क्या गिनना है ओबीसी, क्या गिनना है SC ST? जो करीब है, जिसके घर में शौचालय नहीं है, वो पता नहीं चलेगा कि ओबीसी नहीं है या SC ST नहीं है तो उसके घर में शौचालय नहीं बनेगा क्या? किसी को घर देना है तो उसकी जाति पूछना जरूरी है कि उसके पास घर नहीं है, यह देखना जरूरी है। किसी के घर में सिलेंडर नहीं है तो उसकी जाति देखे बिना सिलेंडर नहीं पहुंचेगा क्या इस देश के अंदर? किसी को अगर बिजली नहीं घर में पहुंची है तो उसकी जाति पता करेंगे तब जाकर बिजली देंगे क्या देश के अंदर? एक आदमी गिन रहा है कि कहां सुविधाओं की कमी है वो पहुंचा दें, दूसरे इसमें गिनने में लगेंगे जाति गिनो और फिर जाति के नाम पे तोड़ दो। सीधी बात है कि विपक्ष इसी मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है और यह बहुत पहले से क्लियर थी, क्योंकि पहले नीतीश कुमार और लालू यादव ने बिहार में यह मुद्दा उठाया और फिर राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में यह मुद्दा पकड़ लिया। इंडी गठबंधन ने भी इसी मुद्दे पर अपनी बैठकों में बात करके रणनीति बनाई थी, लेकिन विपक्ष को इससे क्या हासिल होगा? विपक्ष का सियासी कैलकुलेशन क्या है वो समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी के 80% हिंदू वोट बैंक में अगड़े पिछड़े का खेल करके बंटवारा कर दो। नरेंद्र मोदी की वजह से वो पिछड़ा वोट विपक्ष का खिसक गया, उसको फिर से वापस खींचो। चुनाव को जाति की राजनीति में लेकर जाओ और देश को 90 के दशक में धकेल दो। ये अगड़े पिछड़े की राजनीति क्यों हो रही है, इसे इस बात से भी समझिए कि कैसे ओबीसी वोट नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हुआ। हमने आपको बताया था कि ओबीसी वोट में बीजेपी का शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में 22% था, जो 2014 में बढ़कर 34% हुआ और 2019 में 44% ओबीसी वोट नरेंद्र मोदी के खाते में चला गया। यहां है इनकी समस्या। इनको कोई मतलब नहीं है ओबीसी से, इनको मतलब यह है कि उसका वोट किधर कैसे उधर चला जा रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना की राजनीति से नरेंद्र मोदी को फंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस राजनीति की काट नरेंद्र मोदी पहले ही तैयार कर चुके हैं। उन्होंने गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जिनकी तारीफ दुनिया भर में होती है और इसमें जात पात का कोई भेद भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जातियों की गिनती नहीं करते, वो गिनती करते हैं गरीबों को कितने सिलेंडर दिए, कितने शौचालय दिए, कितने घर बनवाए, कितने बैंक अकाउंट खोले। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या गिन रहे हैं? मोदी गिन रहे क्या गिन रहे हैं भाई?
कि सिलेंडर दे दिए। कितने दे दिए देश के अंदर सिलेंडर? 9,60,00,000, 9.6 करोड़ सिलेंडर दिए। छोड़ो ना यार, तुम्हारी क्या जाती है? चूल्हे पे खाना बनाती हो मां तुम, मेरी बहन तुम, लो सिलेंडर। ये इस देश की सोच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई हो, ये ना सोच चलेगी बॉस कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको ज्यादा सिलेंडर मिलेगा। वो गिन रहे हैं शौचालय कितने दिए, और वो शौचालय कितने दिए? 11,70,00,000 शौचालय दिए। क्या शौचालय जाति देखकर दिया जाएगा क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना शौचालय मिलेगा। कितने घर बनवाए ये गिन रहे हैं नरेंद्र मोदी, 3 करोड़, और इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। अगर यही गिनते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सारे घर हिंदुओं को मिल रहे होते सरकारी। बैंक अकाउंट 50 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं इस देश के अंदर। 50 करोड़। न जाति देखी न धर्म देखा गया है। किसानों को कैश क्या 50 करोड़ परिवारों को मिला है? 11 करोड़, माफ कीजिएगा, 11 करोड़ किसान के परिवारों को कैश मिला है। उनको कैश गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और वो मुफ्त राशन का पॉलिथीन जो है वो ये देख के नहीं जा रहा कि भैया किसकी कितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस देश में कुछ लोग यही चाहते हैं कि हम 2023 में खड़े होकर जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें कर रहे हैं, तो इस देश को तोड़ दो। पाठशाला में अब पीएम मोदी की दूसरी चुनौती का चैप्टर। 2013 जैसी बड़ी भीड़, फिर रामलीला मैदान। 2024 में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे मोदी, और मोदी ओल्ड पेंशन नहीं लाएंगे तो 2024 जीतकर नहीं आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम का यह कंप्लीट चैप्टर जरूर देखिए। यह दूसरा बड़ा चक्रव्यूह है इस देश के लिए। एक तरफ जातिगत जनगणना और दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 की पूरी तैयारी कर रहा है विपक्ष। कास्ट सेंसस की राजनीति के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किस तरह से फिर से माहौल बन रहा है, अब उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। यह माहौल अब ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके बनाया जा रहा है। जैसे रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ जुटाई गई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम नाम के संगठन के झंडे तले इन लोगों की डिमांड है कि नई पेंशन व्यवस्था की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। पुरानी पेंशन की मांग के लिए आए लोगों में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक भी शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि इस शंखनाद रैली में गुजरात, कन्याकुमारी से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी लोग आए थे। प्रदर्शनकारियों ने ओपीएस के समर्थन वाली टोपियां और टी शर्ट पहनी हुई थी, और इस दौरान नारे लग रहे थे कि जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा तब से बनाया जा रहा है जब से चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा किया था, और कुछ राज्यों में इसे लागू भी किया गया। अब इस फॉर्मूले को 2024 के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग है जिनके इमोशन को वोट वाली राजनीति के लिए उभारा जा रहा है। क्योंकि अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इस वक्त जो नई पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम जिसको हम कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, इससे जुड़े हुए केंद्रीय कर्मचारी कितने हैं? केंद्रीय कर्मचारी हैं करीब 23 लाख, 23 लाख कर्मचारी एनपीएस से जुड़े हुए हैं। और राज्य सरकार के कितने कर्मचारी हैं? करीब 60 लाख कर्मचारी। इसके अलावा लाखों पुराने पेंशनर्स भी हैं, उनमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है। ओपीएस और एमपीएस का अंतर आपको हम पाठशाला में पहले भी बता चुके हैं। आज बात इस पर हो रही है कि राजनीति जो हो रही है उस पर बात करें, क्योंकि आज पुरानी पेंशन की मांग का कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पुरानी पेंशन को लेकर इतनी ही गंभीर थी तो यह नई पेंशन स्कीम तो 2004 में आई बॉस, और 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तब ये 10 साल में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं पुरानी पेंशन स्कीम लागू की? क्यों एनपीएस चलने दिया?
ये बेसिक सवाल कोई पूछेगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कि अगर आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का हक है तो 10 साल में क्यों नहीं लागू किए ओल्ड पेंशन स्कीम? यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस नई पेंशन स्कीम का समर्थन किया था। 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन स्कीम शुरू हुई थी। इसके बाद 21 मार्च 2005 को यूपीए सरकार लोकसभा में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थापित करने के लिए एक बिल लेकर आई। प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह, मोदी नहीं थे। नई पेंशन स्कीम के लिए इस रेगुलेटरी बॉडी को बनाया गया था। तब वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि बिल्कुल सही समय है पेंशन रिफॉर्म के लिए, क्योंकि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन काफी यंग है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पेंशन रिफॉर्म पर मुख्यमंत्रियों की भी बैठक बुलाई थी, समझाने के लिए कि आओ भाई सब समझो मुझसे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं हटेगा तो कैसे देश बर्बाद हो जाएगा और क्यों एनपीएस लाना जरूरी है। 22 जनवरी 2007 को पेंशन रिफॉर्म पर मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आपको याद दिलाऊं? मनमोहन सिंह ने कहा था कि वित्त मंत्री ने मौजूदा पेंशन स्कीम से जुड़े वित्तीय असर पर काफी गहनता से विचार किया है। सरकार के हर स्तर पर बढ़ते पेंशन बिल को भविष्य में फाइनेंस करना मुश्किल होगा। यह देखते हुए कि हमें हेल्थ, एजुकेशन, ग्रामीण इलाकों के विकास पर खर्च करना है। राज्यों में भी आप सब बढ़ती पेंशन देनदारियों का सामना कर रहे होंगे, जिससे आपके संसाधन बेहद सीमित हो जाते हैं। राज्यों के तेजी से विकास के लिए आपको बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत है। इसलिए हमको पेंशन देनदारियों के बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि राज्यों की वित्तीय सेहत अच्छी रहे। यही वो प्रमुख आधार है जिसकी वजह से पेंशन सिस्टम को बदला गया। यानी जब कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की तब भी बहुत चलती थी, वो तो अध्यादेश फाड़ देते थे भाई। उस जमाने में न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया, लाकर इंप्लीमेंट करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। लाए अटल जी, इंप्लीमेंट किया इन्होंने, और उसके बाद राज्यों को समझाया कि भैया नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यूपीए सरकार के दौरान पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया गया, जो 19 सितंबर 2013 को पारित हुआ था और 1 फरवरी 2014 को नोटिफिकेशन जारी। पीएफआरडीए लाने के पीछे मुख्य रूप से 3 लक्ष्य: पहला, पेंशन फंड की स्थापना और उसका विकास करना; दूसरी, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना; और तीसरी, पेंशन पाने वालों के हितों की रक्षा करना। यानी बजाय पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के, कांग्रेस और यूपीए ने तो नई पेंशन योजना के लिए रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया, उसे संसद से पास करवाया, और आज कांग्रेस पुरानी पेंशन की मांग करने वालों का समर्थन कर रही है। आपको यह पॉलिटिक्स समझनी होगी कि जो लोग आपके कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि है दोस्त तुम ठीक कर रहे हो, वही लोग वो हैं जो आपके लिए ये एनपीएस जो है वो उसको आगे बढ़ाए। आज मोदी को हराना है तो इनको ओपीएस ठीक लगने लगा। पिछले महीने सितंबर में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन में पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर एक रिसर्च की गई। आरबीआई के मुताबिक अगर देश में 2050 तक एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू रही तो पेंशन पर कुल खर्च 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यह परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि देश की जीडीपी भी इस दौरान बढ़ रही हो। लेकिन अगर इससे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो 2050 तक पेंशन का खर्च 8 गुना बढ़ जाएगा। कहां 2 गुना और कहां 8 गुना। और यह देश के लिए घातक होगा, क्योंकि यह देश की इकोनॉमी के लिए अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जैसा होगा। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया है वहां क्या हाल है यह भी आपको बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे ओपीएस लाने वालों का क्या हाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम लाए तो क्या हुआ देखिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है और लग रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, अरे यार वो एनपीएस में 10% मेरा भी काट लेते हैं, अरे सरकार 14% तो देती है, अरे जाओ ना मेरा 10% काट ना रहे। टैक्स में तुमको छूट तो मिलती है 1.5 लाख और 50,000, अरे जाओ यार। अरे तुमको एक मुश्त पैसा भी तो मिलता है ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम, अरे नहीं यार। लेकिन आप देखिए जहां ओल्ड पेंशन स्कीम आया वहां क्या हुआ। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ पेंशन देनदारी देखिए, पेंशन कितना देना था इनको। 2020 में यह छत्तीसगढ़ के लिए आंकड़ा था 6,638 करोड़ रुपया का। ओपीएस अपनाने के बाद यह बढ़कर कितना हो जाएगा आपको पता है? ओपीएस लौटेगा तो ये लौट गया है और आगे भविष्य में जाकर ये कितना हो जाएगा?
60,000 करोड़। यह आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि 6,000 करोड़ रुपया का पेंशन बढ़कर 60,000 करोड़ हो जाएगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम इसी तरह से देते रहे। पंजाब जो ऑलरेडी 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में डूबा हुआ है, वहां 2020 में जो 10,294 करोड़ की देनदारी थी पेंशन की, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटने के बाद आगे बढ़कर 92,000 करोड़ हो जाएगी। कहां 10,000 करोड़, कहां 92,000 करोड़। राजस्थान के लिए जहां कांग्रेस की सरकार करी, हाँ हम देंगे, चिंता ना करो, हम देंगे ना। ये 2020 में 20,761 करोड़ रुपया का पेंशन दे रहे थे। ओपीएस अपनाने के बाद यह बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, 1.87 लाख सीआर। झारखंड में यह 6,005 करोड़ रुपए हुआ करता था, बढ़कर 54,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। और हिमाचल के लिए जहां पर इतनी बर्बादी हुई है अभी, ये 5,490 करोड़ से बढ़कर कितना हो जाएगा आपको पता है? 49,000 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट 10 गुना। ये होने जा रहा है भैया। जिसको लग रहा है ओपीएस दे दो, ओपीएस दे दो, बस ओपीएस लेकर रख लेना, ना हॉस्पिटल मिलेगा, ना बच्चों को स्कूल मिलेगा, ना सड़क मिलेगी, ना कोई व्यवस्था होगी। और ये जो लोग लेकर आ रहे हैं जातिगत जनगणना के बाद कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको इतनी भागीदारी, वो भागीदारी के नाम पर देने के लिए ठेंगा कुछ नहीं बचेगा अगर सब कुछ लुटा दोगे ओपीएस के नाम पर। और ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। बात सिर्फ पुरानी पेंशन की नहीं है। जिस तरह से आजकल राजनीतिक दल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, वो भी राज्यों की इकोनॉमिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब अपने टैक्स रेवेन्यू का 45% और या उससे भी ज्यादा फ्रीबीज पर खर्च करता है, मतलब मुफ्त बांटने। राजस्थान अपने टैक्स रेवेन्यू का 8.6% फ्रीबीज पर खर्च कर रहा है। झारखंड के लिए यह आंकड़ा 26.7% का है। इसी रेवड़ी कल्चर और बेहिसाब खर्च के बोझ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी में लोकसभा में कहा था कि राज्यों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कर्ज बढ़ता चला जाए। भारत के पड़ोस के देशों का क्या हाल है वो दुनिया देख रही, लेकिन कुछ राजनीतिक दल तात्कालिक फायदे के लिए आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की सोच रहे। और इसीलिए यह ओल्ड पेंशन स्कीम और यह जातिगत जनगणना, ये दो ऐसे चक्रव्यूह हैं जो विपक्ष सोच रहा है कि हमने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए बना लिया। बॉस, कोई नरेंद्र मोदी नहीं घेर रहा है, इसमें आप देश को घेर रहे हो, देश को तोड़ रहे हो, देश को घेर रहे हो, और उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा पॉलिटिकली। पाठशाला में अब अगली क्लास, और इसमें आजम खान पर वो खुलासा जिसे देखकर आपको बड़ा शौक लगेगा। अखिलेश के विधायकों से आजम खान का वसूली कांड, और वो मस्जिद जहां मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो वोट तो मोदी को ही देगा। पिछले कुछ हफ्ते से यूपी में आजम खान की बड़ी चर्चा है। आजम खान को लेकर नए नए खुलासे भी हो चुके हैं। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा विवाद है। अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर नए दावे और खुलासे हुए। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी में फंडिंग के नाम पर हेराफेरी के अलावा सरकारी पैसे के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर यह तो वसूली कांड की तरह लगने लगा है। आजम खान पर आरोप है कि अखिलेश सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए अपने रौब के चलते, अपने रसूख के चलते समाजवादी पार्टी के विधायकों से उनका एमएलए फंड जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खर्च करवाया गया। वैसे तो एमएलए फंड विधायक के इलाके में विकास के काम पर खर्च होना चाहिए, लेकिन यहां तो आजम खान के रसूख और दबाव के चलते समाजवादी विधायकों से एमएलए फंड का पैसा जौहर यूनिवर्सिटी पर खर्च करवाने का आरोप लग रहा है। अरे भाई, जब 2017 से पहले खुद सीएम अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी को पैसा देने के आरोप लग रहे हैं, तो उनके विधायकों की इतनी हिम्मत थोड़ी ना थी कि वो आजम खान को फंड देने से मना कर देते। ये बात अब खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए विधायकों पर पैसे देने का दबाव बनाया गया था। जौहर यूनिवर्सिटी में डोनेशन और फंडिंग को लेकर पिछले महीने 13 सितंबर को इनकम टैक्स विभाग ने 40 ठिकानों पर रेड मारी थी। इस रेड में जब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया तो इसमें सरकारी पैसे के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। आजम खान पर अब इस मामले में आरोप लग रहा है कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम ने नियमों को ताक पर रखा और 6 सरकारी विभाग के बजट को यूनिवर्सिटी निर्माण में खर्च कर दिया। इसमें जल निगम की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को 53 करोड़ 56 लाख रुपए देने की
बात सामने आ रही है। इसमें जल निगम की यूनिट CNDS यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने जौहर यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ 90 लाख रुपए दिए, इसके आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा PWD ने 17 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए जाने की जानकारी मिल रही है। PWD ने जौहर यूनिवर्सिटी के पास एक रेस्ट हाउस भी बनाया था। साथ ही इस यूनिवर्सिटी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और संस्कृति विभाग ने भी निर्माण के लिए पैसे जारी किए। सिंचाई विभाग के द्वारा रिवर फ्रंट और नहर को चौड़ा करने जैसे कामों में खर्च करने की बातें सामने आई। आयकर विभाग को मिले कागजातों के अनुसार इन 6 सरकारी विभागों की तरफ से यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को करीब 106 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही जा रही है। आप देखिए कि किस तरह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए पूरी की पूरी सरकार अपने सरकारी खजाने से पैसा लुटा रही हो, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब ईडी को सरकारी पैसे के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं, तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी मदद से ये पूरा काम किया गया। इस पूरी जांच के लिए इन विभागों को नोटिस भेजकर दस्तावेज देने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए कहा गया है। मतलब आजम खान के चक्कर में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के लिए पूरी की पूरी अखिलेश सरकार नतमस्तक दिखाई दे रही है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में केवल सरकारी विभागों के बजट के अलावा समाजवादी सरकार के विधायकों ने फंड को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। समाजवादी विधायकों ने सारे नियमों को साइड में करके अपने MLA फंड के पैसे को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए समर्पित कर दिया, यह आरोप लग रहा है। और यह मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा था तो सरकार पड़ने पर MLA फंड की रकम वापस करनी पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक जौहर विश्वविद्यालय के लिए उस समय करीब 12 विधायकों ने अपने MLA फंड में से 10 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए दिए। आजम खान की पत्नी और तत्कालीन सांसद तंजीन फातिमा ने अपनी सांसद निधि से 3 बार 22.39 लाख रुपए दिए। विधान परिषद सदस्य सरोजनी अग्रवाल ने विश्वविद्यालय के लॉ संकाय में मूट कोर्ट के निर्माण के लिए सर्वाधिक 45 लाख रुपए दिए। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना में 3 बार में 50 लाख रुपए दिए गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने लॉ डिपार्टमेंट में डीन और प्रिंसिपल कक्ष के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए। खुद अखिलेश यादव ने अपने CM फंड से लॉ डिपार्टमेंट में शौचालय के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए दिए। बतौर CM अखिलेश यादव अपने CM फंड से किसी को भी पैसा दे सकते थे, लेकिन MLA के पास कौन सी ऐसी संवैधानिक शक्ति थी कि वो अपने इलाके के लोगों का पैसा रामपुर में बन रही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दे रहे थे। भाई, दरअसल CM फंड से पैसा देने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों को यह मैसेज चला गया था कि जब CM खुद अपने फंड से पैसा दे रहे हैं तो MLA भी पैसा देंगे। तो यही हुआ। आपको कुछ और विधायकों और MLC की लिस्ट दिखा देता हूं जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अपने MLA फंड का इस्तेमाल किया, यह आरोप। इस लिस्ट में समाजवादी विधायक 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए दे रहे थे, यह भी बात सामने आ रही। जैसे मधु गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने 30 लाख रुपए दिए, बलराम यादव ने 15 लाख रुपए दिए, रमेश यादव ने 20 लाख रुपए, रामसुंदर दास 20 लाख, यशवंत सिंह ने 10 लाख रुपए दे दिए, विजय यादव ने 20 लाख और अंबिका चौधरी ने 15 और अहमद हसन ने 10 लाख रुपए। इसके अलावा लीलावती कुशवाहा 50 लाख, RRS 25 लाख और अशोक वाजपेयी 25 लाख। इतना पैसा उठा के ये लोग दे दिए। भाई, क्या हाल हुआ है सोचिए जमाने में। अखिलेश सरकार में MLC रहे बुक्कल नवाब ने भी आज इस बात का खुलासा कर दिया कि 2017 से पहले किस तरह समाजवादी विधायक अपने फंड को आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए लुटा रहे। सुनिए उनकी बात। इनसे जो है हर साल जो है मांगा जाता था, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, किसी ने 50 तक के दिया है और मांगा जाता था। हमसे भी कहा गया, लेकिन हमने कहा हम किसी कीमत पर नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे आजम खान को, क्योंकि हमारी आजम खान से कभी बनी नहीं है। जब हम सरकार में भी थे तब भी वो जो थे वो हमारा कोई भी काम नहीं करते थे और उल्टा हम पर लांछन मतलब वो लगाते थे। एक दफ़ा ये हुआ था कि उस वक्त हमारा ख्याल है, हमको याद आ रहा है कि वहाँ पे RS यादव थे, वो प्रभारी थे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के। उन्हीं ने कहा कि आपको जो है पैसा देना है और आजम खान वो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमने कहा कि ऐसा है कि आजम खान का नाम हमने हमारे सामने लिया है तो हम आजम खान के नाम पे 10 कर ही देने वाले हैं, ये बता दें आपको। एक वक्त था जब आजम खान के नाम पर मुस्लिम समाज के वोट बटोरे जाते थे, लेकिन अब आजम खान के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं
उससे मुस्लिम समाज को भी पता चल रहा है कि कैसे उन्हें अंधेरे में रखा जाता था। क्योंकि इसी मुस्लिम समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आंख मूंद कर किसी को भी धर्म के नाम पर अपना नेता नहीं मान लेते। अयोध्या में तो मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी यह ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का उद्घाटन करें, ताकि पूरी दुनिया में इस मस्जिद की एक अलग पहचान बन सके। इन दिनों पूरी दुनिया में अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा है। अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से करोड़ों हिंदुओं का इंतजार पूरा होने वाला है। जनवरी में पीएम मोदी अयोध्या जाकर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और इस अवसर पर अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोगों की दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, उसी तरह अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का शिलान्यास भी करें, ताकि यहां एक विशाल मस्जिद का निर्माण हो सके और उसकी पहचान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। ये बात सब जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे पूरे इलाके का कायापलट हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क, बाजार, दुकान सब कुछ बदलने वाला है। यहां हर साल रामलला के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे। इस पूरे बदलाव में पीएम मोदी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मंदिर निर्माण से लेकर शहर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी हर चीज का अपडेट लेते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को यह उम्मीद जगी है कि अगर पीएम मोदी मस्जिद के शिलान्यास में अपना हाथ लगा दें तो यह काम भी शानदार हो सकता है। दरअसल अयोध्या विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी। इस जमीन पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक विशाल मस्जिद के निर्माण की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही इस मस्जिद का नक्शा पास होने के बाद जनवरी में इसका निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। इसलिए मुस्लिम समाज की इच्छा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी इस मस्जिद का भी शिलान्यास कर दें। सुनिए क्या कह रहे हैं अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग। हमारा मानना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उस बाबरी मस्जिद के कंपनसेशन में धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनेगी और यहाँ राम मंदिर बन रहा है। तो हमारा मानना यह है कि जो उद्घाटन वो करें तो उसी तरीके से धन्नीपुर में जो मस्जिद है, प्रधानमंत्री खुद पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। बात साल 1988 की है। लालू और नीतीश की जोड़ी ने तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ उस समय जो विपक्ष था उसे एकजुट किया, जिसके बाद 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। लालू यादव ने बताया कि उस चुनाव में वो बिहार के छपरा और नीतीश कुमार बाढ़ सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने। लालू यादव ने बताया कि जनता दल ने प्रधानमंत्री पद पर वीपी सिंह के नाम पर रजामंदी के लिए अहम भूमिका निभाई। ऐसे में जब वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो लालू और नीतीश को लगने लगा कि अब उनका केंद्र में मंत्री बनना तय। लालू यादव के मुताबिक वीपी सिंह का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो और नीतीश कुमार पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के दफ्तर के आसपास अपना सबसे अच्छा और नया कुर्ता पजामा पहनकर घूमने लगे। हालांकि लालू और नीतीश दोनों की उम्मीदें टूट गई और उन्हें वीपी सिंह की कैबिनेट में कोई पद मिला ही नहीं। इसके बाद लालू यादव ने बिहार की राजनीति पर फोकस करने का फैसला किया, जबकि नीतीश कुमार को 1990 में वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में मंत्री पद मिला।